हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरुकुल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक न्यू टॉपिक लाए हैं जो एमसीक्यू है। उस पे हम कुछ वीडियो बनाए हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा गया है। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप जरूर श्योर इससे पढ़िएगा और इसे लर्न जरूर कीजिएगा जिससे आपको याद होगा। और विशेष ट्रिक के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं आपके सामने। और ये कौन सी क्वेश्चन है जो ऑल इम्पोर्टेंट है। जो दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे पड़ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो शुरू किया जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है। मतलब ये रिक्त स्थान है, इसको भरना है। मतलब वो धीमा हो जाता है, उसके साथ क्या होता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि कम घनत्व के माध्यम में परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कि नॉर्मल से दूर झुकता है। उसमें सी ऑप्शन है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। डी है कि नॉर्मल की ओर झुकता है। ये चार ऑप्शन आपको दे रहेंगे, इसमें से आपको एक आंसर लगाना है, कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। जब प्रकाश सघन विरल से सघन में जाता है, मान लो ये एक ये है, ये बीच में ये प्रकाश, ये हमारा वायु है। ठीक, क्या है दोस्तों चला क्या है ये, चला ये क्या है, वायु है। वायु है। ठीक, और दूसरा क्या होगा सकते हैं हम, कांच बना देते हैं दोस्तों। ये कांच है आपका, ये कौन सा माध्यम है, कांच है। ठीक, आपको समझ में आया ना। ऊपर वायु है, नीचे कांच है, या तो पानी मान लो, जल हो सकता है। वायु है, कांच है। ठीक, ये क्या होगा दोस्तों, वीडियो में देखते रहिए। ये एक अभिलंब है जिसे क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, अभिलंब। ठीक, अभिलंब मान लेते हैं इसे। तो ये अभिलंब को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जब प्रकाश वायु से कांच या जल में जाती है तो क्या होता है, विरल से सघन होता है। वायु क्या है, विरल है, और ये क्या है, सघन है। सघन है। ठीक, ठीक, तो ये क्या प्रकाश ऐसे जा रही है, तो ये प्रकाश सीधी जाने के बाद ये जब अभिलंब से कॉर्नर में टकराएगी, जब इधर मिलेगी, सघन की हो जाएगी, तो क्या होगी, ये अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी। क्या होगी, झुक जाएगी, सीधी ना जाके ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो धीमा भी हो जाती है, मतलब वो धीमा तथा अभिलंब नॉर्मल की ओर झुकता है। क्या आंसर होगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लॉक कर दिया जाए आंसर नंबर डी पे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गोलाकार दर्पण, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में। गोलाकार दर्पण है ये, ठीक, मिरर इंग्लिश में बोलेंगे। गोला दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलाकार जो दर्पण है, गोलाकार दर्पण है, स्फेरिकल मिरर इसी इंग्लिश में बोलेंगे। उसके जो इमेज है, सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। ये मान लो एक अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हुआ, तो ये क्या है, केंद्र के क्या करें, मतलब ये एक मुख्य अक्ष हुआ। तो यहाँ पे जो बनाएगा क्या कहेंगे इसको, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, इधर क्या बोलेंगे बीच में। ठीक, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, चित्र के माध्यम से समझा दे। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी पोल, ध्रुव बोलेंगे दोस्तों। ध्रुव पी से प्रेजेंट किसे करते हैं, पी से, पोल को पी से प्रेजेंट करते हैं। ओके दोस्तों, क्वेश्चन पूछता रहता है हमेशा। दर्पण का सूत्र क्या है, ठीक, दर्पण का सूत्र क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1/f, क्या है, 1/f प्लस 1/u इक्वल टू 1/v, ये फार्मूला है। एक ऑप्शन नंबर बी है कि 1/f प्लस 1/v इंटू 1/u। सी नंबर का ऑप्शन है कि 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। ठीक, क्या है, 1/f। तो दोस्तों देख सकते हैं कि डी ऑप्शन का क्वेश्चन कह रहा है कि 1/u इंटू 1/v इक्वल टू 1/f। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, देखो दर्पण का फार्मूला होता है कि 1/f इक्वल टू 1/, क्या होता है, 1/u प्लस 1/v, यही फार्मूला होता है।
इसी से मिलान करो, कौन सा होगा ऑप्शन? 1/f, 1/b, 1/f, कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? देखते जाओ, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये ऑप्शन नंबर सी आपका यही दिख रहा है दर्पण का फार्मूला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन चौथा, एक गोई दर्पण के परावर्तित पृष्ठों के मध्य एक बिंदु होता है, कहते हैं उसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? अभी मैं बताया, पोल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई हो तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? चेला, चेला क्या होगा इसको बता सकते हैं? चेला, चेला इसका क्या होगा? चलो दोस्तों देखते हैं। एक अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी हो, तो चित्र बना के समझाते हैं कि ये अवतल दर्पण है। ठीक, ये अवतल दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष हुआ, ये आपका क्या होगा? फोकस, एफ मुख्य फोकस, और ये क्या होगा? पी। ठीक, इधर पी है। ठीक, कोई दिक्कत? पी, तो पी और एफ के बीच में कोई वस्तु है, इधर रखी है, तो पी और एफ के बीच कोई वस्तु अगर, उसका प्रतिबिंब कहां बन सकता है दोस्तों? मैंने बताया उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तविक। इसमें केवल पूछा है अपूर्ण, आभासी, वास्तविक, अपूर्ण, मतलब ऑप्शन में दिया है, तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा? दोस्तों ये दो ऑप्शन आपका एकदम ही नहीं है, अपूर्ण और पूर्ण, ये ऑप्शन में है ही नहीं है। समझ लो ये आभासी और वास्तविक के बीच में खेला है, तो बी और सी के बीच में खेला होगा दोस्तों, तो बी और सी ऑप्शन है। तो दोस्तों जब देखो, जब ये इधर बनेगा एकदम दर्पण और पोल के, दर्पण के पोल और फोकस के बीच अगर कोई वस्तु बनेगा तो हमेशा वो वस्तु आभासी बनेगा। आभासी के साथ साथ क्या बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। ठीक, याद रखना दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। ठीक, दंत चिकित्सक कौन सा प्रतिबिंब दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों उपयोग करते हैं? दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं दोस्तों जानते हो? अभी मैं ऑप्शन दिया था, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और बड़ा बनेगा। ये कौन सा कंडीशन लागू होगा दोस्तों? अभी मैं बताया आप पर चित्र के साथ, मैंने बताया कि जब यह अवतल दर्पण बनेगा तो ये आपको, आपका तीत को फोकस जो है मुख्य फोकस और पी के बीच में रख के देखते हैं, जिससे आपका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 7वां, वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए है समतल दर्पण, बी है समतल उत्तल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल दर्पण। कौन सा होगा? अवतल दर्पण। दोस्तों कौन सा होगा? अवतल दर्पण। वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट सामने वाला लाइट, उसमें कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। अगर पूछ लिए मिरर, जो साइड मिरर होता है, साइड में जो दर्पण लगा होता है, जब हम बाइक या कुछ चलाते हैं तो हमारे बाइक में पीछे देखने के एक दर्पण लगा होता है, उस दर्पण का, उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? जैसे ये ऐसे बाइक, ये दर्पण जो बना होता है ऐसा, ये शीशा बना होता है, ठीक, यहाँ पे कसा हुआ होता है हैंडल में, तो ये शीशा में कौन सा दर्पण लगा होता है? कौन सा दर्पण है, मतलब कौन, अवतल है कि उत्तल है या समतल है? कौन सा दर्पण है दोस्तों? ये आपका उत्तल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण की कौन सी प्रतिबिंब बनाती है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर इसे इंग्लिश में बोलते हैं। ये कौन सा बनाता है प्रतिबिंब? ये प्रतिबिंब बनाएगा आपका छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हमारी छोड़ी हुई सांस, मतलब जो हम सांस लेते हैं कि हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस में जो हवा होती है वो CO2 की मात्रा उसमें लगभग कितनी होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। CO2 की मात्रा कितनी है? 4%। आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 9वां,
क्वेश्चन है कि विरामावस्था में मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। ए 16 से 18, सी 12 से 41, बी 20 से 25, डी 70 से 72। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 16 से 18 होगा। 10वां क्वेश्चन है कि एटीपी का पूर्ण रूप क्या, मतलब एटीपी का फुल फॉर्म बताओ आपको। सीधा क्वेश्चन है कि एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन टेट्राफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डी ऑप्शन है कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो सीधे ऑप्शन देखना है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें ट्राई है और एडिनोसिन ये एडिनो याद रहना चाहिए, सीन तो लगेगा पीछे, और ट्राइफॉस्फेट ट्राई है इसमें, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब 4, ऐसे याद रखना चाहिए दोस्तों। ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब 4। ट्राई मतलब एटीपी में 3 होता है फास्फेट, और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, ना चिपकने वाले बर्तन का किसका लेप लगा होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बर्तन होते हैं हम उसमें जब खाना पकाते हैं बर्तन में रख के, तो उसमें चिपक जाता है, पहले कुछ बर्तनों में चिपक जाता है, वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो आजकल आधुनिक समय में जो बर्तन है मॉडर्न युग में, वो किस प्रकार के बर्तन का उपयोग करते हैं ताकि उसमें कुछ चिपके ना, उस बर्तन का आज आधुनिक समय में उपयोग हो जाए मॉडर्न तरीके में। तो मॉडर्न जो बर्तन है, मॉडर्न जो पॉट है, उसमें कौन सा पदार्थ लगा होता है? बेल्को, बी तेल, सी टेफ्लॉन, डी पॉलिस्टाइरीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन ही जो होता है वो उसमें लेप लगा होता है टेफ्लॉन का, जिससे उसमें चिपकता नहीं है कोई तेल वगैरह। ठीक, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12वां, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? ठीक दोस्तों, डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? ए साबुन रहित साबुन, बी कार्बोलिक साबुन, सी मृदु साबुन, डी कठोर साबुन। डिटर्जेंट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? जो साबुन नहीं हो वही डिटर्जेंट है, मतलब साबुन रहित साबुन। अगला क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? ए माइका, बी क्वार्ट्ज, सी सिलिका, डी सोडियम बोरेट। कौन सा होगा दोस्तों? ये सिलिका होगा। ठीक, अगला है, बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल है? ठीक, ए कैल्शियम सल्फेट, बी पोटेशियम नाइट्रेट, सी लेड, डी जिंक सल्फाइड। तो क्या शामिल होता है? पोटेशियम नाइट्रेट बारूद में होता है। अगला क्वेश्चन, साबुन का समान सूत्र क्या है? साबुन का समान सूत्र क्या है? ठीक, क्या है दोस्तों? कि ये RCCOO ये फार्मूला पूछ सकता है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले प्रमुख रासायनिक उर्वरक यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? मतलब जो हम यूरिया अपने खेतों में डालते हैं उसमें जो नाइट्रोजन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? उस बैग व थैले में जो बना होता है, यूरिया का थैला होता है, उसमें लिखा रहता है, ऐसे थैला होता है, पीली बोरी होती है यूरिया की, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक, तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों? याद रहना चाहिए 46%। 46%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी नंबर। असंगत युग्म का पता लगाएं। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर हवा बनता है, सल्फर व फास्फोरस माचिस की तीली, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पानी बनाती है, मैग्नीशियम व रजत स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। मतलब असंगत इसमें से कौन जो मिलकर बनाते क्या है दोस्तों? तो असंगत कौन सा युग्म होगा दोस्तों? मैग्नीशियम और रजत स्टेनलेस स्टील नहीं बनाते हैं, ये कुछ और बनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, कौन सा भिन्न है? एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, पीतल, कौन सा भिन्न है? तो एल्युमिनियम एक तत्व है, लोहा भी एक तत्व है जिसका फार्मूला होता है Fe, कापर का होता है Cu,
एल्युमिनियम के एल होता है, एल, एल। और पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु, एलॉय है। मिश्र धातु जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। ठीक, पीतल क्या है? एलॉय है, तो इसलिए ये भिन्न हो जाएगा। पैरासीटामॉल किस प्रकार की औषधि है? पैरासीटामॉल किस प्रकार की औषधि है? तो क्वेश्चन है कि प्रतिज्वारिक पीड़ाहारी, बी प्रतिजैविक, सी रोगाणु रोधक, डी विसंक्रामक। को आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक और पीड़ाहारी। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये दोस्तों। प्रथम प्रतिजैविक औषधि जिसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया, कौन सा क्या किया गया था, क्या है? ए पेनिसिलिन, बी क्लिमाइसिन और डी डी सी रोगाणु रोधक, हाँ रोगाणु रोधक, सी विसंक्रामक। दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ओ क्वेश्चन ये था कि क्लिडामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और एमॉक्सिलिन किसका किए थे दोस्तों? पेनिसिलिन का किए थे फ्लेमिंग ने। याद है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसका खोज किए थे? किसका खोज? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। जो भी कोई त्रुटि हो या कोई भी डाउट हो तो आप अवश्य ही इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।